गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सर्वप्रथम तो आप सभी को नवरात्रि और ये जो नव वर्ष है इसके आप सभी समस्त विद्यार्थियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा लाख की चूड़ियां। कल हम लोग इसे शुरू कर चुके थे, इस अध्याय को, इसके विषय में हम बारीकी से जान चुके भी थे, लेकिन अभी भी इसमें से शेष रहता है। तो आप पृष्ठ संख्या 9 निकाल लीजिए, पेज नंबर 9 इसे निकाल ले। शुरू करते हैं, ठीक है। कुछ देर बाद फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। इधर उधर ये जो शब्द है इधर उधर, ये क्रिया विशेषण शब्द है, ठीक है भाई। और क्रिया विशेषण शब्द क्या होते हैं ये 10th क्लास में काम आएंगे आप लोगों के। क्रिया विशेषण शब्द होते हैं जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताते हैं। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है ऐसे शब्दों को क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। ये 4 तरह के होते हैं भाई, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और जो ये इधर उधर है ये कौन सा क्रिया विशेषण हो गया? ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया, ठीक है। अंडरलाइन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, पेन पेंसिल साथ में रखना। जो जो बताते जाए आपको वो साथ के साथ में लिखते जाना। न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, ना ही बट्टी नजर आई। मचिया क्या बताया था कल? चारपाई, खटिया। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है न यह लल्ला। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। फिर तो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता है ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर डल चुका है। डल चुका है का मतलब होता है कमजोर हो जाना, यानी कि बुजुर्ग अवस्था में पहुंच जाना, ठीक है। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। नसें उभरना यानी कि वो जो नसें हैं वो क्या है, स्पष्ट रूप में दिखाई देना, ठीक है। जाने कैसे उसने मेरी शंका बांप लेना, एक तरह से मुहावरा के रूप में प्रयोग होता है, बांप लेना, समझ जाना या उसके संदर्भ में जानकारी प्राप्त हो जाना। और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। व्यथा क्या होती है? पीड़ा, वेदना, दुख, प्रताड़ना, ठीक है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। अब ये क्वेश्चन बन जाएगा भाई, लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा ये, कि मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इसका आंसर क्या बनेगा? आजकल जो काम धंधा है पूरा का पूरा किससे होता है? मशीन से होता है। जिस काम को करने के लिए 10 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, उस काम को अकेली एक मशीन कर देती है। तो धीरे धीरे इस मशीनी युग ने बेरोजगारी की ओर लोगों को अग्रसर किया है, धकेल दिया है, बेरोजगारी की ओर धकेल दिया है। एक तरह से एक तरीके देखे इसके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदे भी है, तो कहीं ना कहीं इसके नुकसान भी है। क्योंकि फायदे तो ये है कि जिस काम को करने में काफी समय व्यतीत होता है या अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती थी, वो काम अब जल्दी से अति शीघ्रता से हो जाता है और इतने लोगों की, इतने व्यक्तियों की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, ठीक है। फिर मुझे लगा कि उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी।
आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया, यानी कि लहक कर मुस्कुराते हुए, खुशी से, प्रसन्नता पूर्वक, और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला। मुखातिब क्या है? मुखातिब होता है उर्दू शब्द, ये मुखातिब है ना, उर्दू शब्द है। इसका मतलब होता है किसी को संबोधित करना, संबोधन करना, यानी कि सामने वाले को पुकारना, उसे मुखातिब बोलते हैं। ठीक है, आगे है कि लिखते जाना, ये जो इस प्रकार के जो कठिन शब्द आए ना, ये लिखते जाना आप। ठीक है, अच्छी है लला, ये पंक्तियां कर चुके हम। मुखातिब होकर बोला, माफ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। अगला पृष्ठ निकाल लीजिए, पृष्ठ संख्या 10। मैं चुप हो गया, मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता? क्योंकि उसके पास एक तरह से वो क्या हो चुका था, असमर्थ हो चुका था, बेरोजगार हो चुका था। ठीक है, उसके उसका जो काम धंधा था वो लगभग समाप्त हो चुका था, क्योंकि बाजार में जो बाजारूपन हो चुका था, किस चीज का हो चुका था बाजारूपन? उस जिन चूड़ियों का व्यापार वो करता था, वो मार्केट में इतनी ज्यादा उठती नहीं थी, यानी कि बेची बिकती नहीं थी। और जो लाल रंग की चूड़ियां या फिर रंग बिरंगी चूड़ियां हैं, जो कांच की चूड़ियां, उनकी मार्केट ज्यादा हो गई थी, उनका बाजारोपन ज्यादा बढ़ चुका था। ठीक है, तो इस तरह से उसका जो काम धंधा था वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ चुका था। लेकिन वो इस व्यक्ति ने क्या की, अंत में इस अध्याय से एक ही सीख प्राप्त होती है। इस व्यक्ति ने इस तुलनात्मक इस कंपटीशन दौर में भी उसने हार नहीं मानी, और अंत तक उसने संघर्ष किया और अपने काम धंधे को बिल्कुल समाप्त नहीं होने दिया। ठीक है, यानी कि जुझारूपन दिखाया इसने, एक संघर्षशील व्यक्ति का ये प्रतीक है इस अध्याय में। ठीक है, तो गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहां से खिलाता? इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई, ढेर से आम ले आई। अब डलिया क्या होता है? डलिया होता है टोकरी, लिखते जाना। डलिया का मतलब क्या है? टोकरी। ढेर का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। ठीक है, यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। ये जो बखत है, इस तरह के जो शब्द पहले भी आए हैं, कल भी मैंने आपको बताया, ये देशी शब्द है बखत। जो हमारे बुजुर्ग व्यक्ति है वो अधिकतर इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं, देशी शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो आंचलिक शब्द है ये। ठीक है, तो उम्र क्या होता है? उम्र, उम्र होता है आयु, एज, और चौगुने, 4 गुणे, कौन सा समास हो गया? द्विगु समास। ठीक है, और बखत, बखत का मतलब होता है समय, बखत का मतलब क्या होता है? समय। ये जो शब्द है ये लिखते जाना, इनका अर्थ लिखते जाना भाई। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। सिंदूरी वाले कौन से होते हैं? सिंदूरी वाले का मतलब है लाल रंग के, लाल रंग से मतलब है जो अच्छी तरह से पक चुके हैं, जो अच्छी तरह से पक चुके हैं, उन्हें सिंदूरी वाले आम बोलते हैं। लिख लेना, ये एक अंक में पूछा जा सकता है कि सिंदूरी वाले आम से क्या तात्पर्य है। लाल रंग के या जो आम पक चुके हैं, उन आमों को क्या बोलते हैं? सिंदूरी वाले आम। ठीक है भाई, देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। अंजुली क्या होती है? अंजुली का मतलब है हथेली में। अंजुली का मतलब क्या है? हथेली में।
लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया, आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह, निगाह यानी कि दृष्टि, एक क्षण के लिए, एक क्षण यानी कि पल भर के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। ठिठक जाना, ठहर जाना, एक ही जगह रुक जाना। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थीं। फबना, फबने का मतलब है खिलना, अच्छा लगना, सुंदर लगना। ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी बन जाएगा कि उनकी जो नजरें हैं, वो नजरें उस पल के लिए क्यों ठहर गई थी? क्यों ठहर गई थी? क्योंकि जब उन्होंने गोरे गोरी रंग की जो कलाइयां थी, उन कलाइयों पर जब लाख की चूड़ियां देखी तो उनका जो मन था वो बड़ा ही खुश हो गया था। यानी कि एक तरह से उन्हें उन्हें जीवित हो गए थे वो, किसको देखकर? लाख की चूड़ियों को देखकर, गोरे रंग की कलाइयों में जब उन्होंने लाख की चूड़ियां देखी तो वो बड़ी सुंदर लग रही थी, बड़ी आकर्षित लग रही थी, बड़ी आकर्षक चूड़ियां लग रही थी वो। और उनका काम धंधा क्या था? लाख की चूड़ियां बनाना ही था। ठीक है। तो ये इसका उस जवाब बन जाएगा, ये उसका आंसर बन जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है भाई। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझे वो दे रहे थे। आना क्या होता है? 10 आने। 10 आने का ये लिख लीजिएगा, पता नहीं चलेगा बारीकी से आपको। 10 आने का मतलब है 60 पैसे। 10 आने का मतलब क्या है? 60 पैसे। पहले है ना, एक आने में हमारे जो बुजुर्ग है, एक आने में मेला भी देख आते थे, और उस एक आने में से वो क्या कर लेते थे? मेला भी देख लेते, खा पी भी लेते थे, और जो खरीदारी करनी होती थी वो खरीदारी भी कर लेते थे, फिर भी उसमें से बचा लेते थे एक आने में से। ठीक है। और ये 10 आने की बात है। 10 आने का मतलब है 60 पैसे। यानी कि 60 पैसे का मतलब, अब इसको अगर वो करेंगे, विभाजित करेंगे, तो इसका मतलब हो गया एक आने में कितने पैसे हो गए? 6 पैसे हो गए। एक आने में कितने पैसे हो गए? 6 पैसे। ठीक है भाई। लिख लेना, इस बात को नोट कर लेना, टिप्पणी कर लेना इस बात के। 10 आने का मतलब है 60 पैसे, और एक आने में कितने पैसे हो गए? 6 पैसे हो गए। ठीक है। आगे चलिए। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता होता है खुशी होना, हैप्पीनेस अंग्रेजी में बोलते हैं, हैप्पीनेस। ठीक है। कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। ये असली इस कहानी का संदेश है। इस अध्याय का जो मुख्य संदेश है वो इस पंक्ति में से निकल कर आता है कि हमें हमारे समक्ष भले ही जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आ जाए, कितनी भी जटिल से जटिल कठिनाइयों का सामना करना पड़े, कितनी भी जटिल से जटिल मुसीबतों का सामना करना पड़े, लेकिन हमें क्या करना है? उस जटिल से जटिल मुसीबत का डट कर मुकाबला करना है, उसका संघर्ष करना है, और एक संघर्षशील, एक जुझारूपन अपने अंदर पैदा करके उस मुसीबत को दूर भगाना है, या उसका डट कर सामना करना है। उससे डरना नहीं है, उससे भयभीत होकर अपने आप को, अपना काम धंधा या अपने आप को पीछे नहीं धकेलना, बल्कि और आगे अपना स्टेप रखना है, अपना जो चरण है आगे अग्रसर होना है, हमें आगे की ओर बढ़ना है। ठीक है। ये इस कहानी का संदेश है। समझ आई? चलिए आगे चलते हैं, अंतिम पंक्तियों पर पहुंचते हैं। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। अब इसमें लेखक ने यही बात बताई है कि हमें कांच की चूड़ियों की भांति अपने व्यक्तित्व को जीवन में नहीं बनाए रखना है। हमें एक मजबूत चीज की भांति, यानी कि मजबूती कहां से नजर आई थी? मजबूती इस अध्याय से नजर आती है, लाख की चूड़ियों से, लाख से नजर आती है, लाख से मजबूती नजर आती है। हमें अपना जो जीवन है वो किसके भांति व्यतीत करना है? हमें अपना जीवन व्यतीत करना है लाख की चूड़ियों की भांति, जिनके अंदर मजबूतियां हैं, जो
ये सीख देती है कि भले ही कितना ही कंपटीशन का दौर हो, कितना ही तुलनात्मक दौर क्यों ना हो, बाजारूपन में चाहे रंग बिरंगी, चाहे तरह तरह की विभिन्न वस्तुएं क्यों ना आ जाए, ठीक है, लेकिन हमें उन्हें देखकर घबराहट अपने अंदर पैदा नहीं करनी है, बल्कि उनका डटकर सामना करना, मुकाबला करना है। और अपने अंदर एक अपना जो आत्मविश्वास है, उस आत्मविश्वास को, उस सेल्फ कॉन्फिडेंस को हमें खोना नहीं है, गंवाना नहीं है। उस सेल्फ कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना है, निरंतर उसे कायम रखना है, और तभी हम सफलता प्राप्त होगी, तभी हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। तभी हमें हमारा जो एम होता है, जो हमारा टारगेट होता है, उस टारगेट में हम सक्सेस हो पाते हैं। कुछ व्यक्ति क्या होते हैं कि जीवन में एक दो चीजों का सामना किया, एक दो घटनाओं का, एक दो इवेंट का उन्होंने सामना किया, और उनसे वो क्या होते हैं, हार मान लेते हैं अपने जीवन में। और कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, संघर्षशील, जुझारूपन, वो क्या करते हैं, वो चलते हैं किसकी तरह, हिरण चाल चलते हैं, जिसकी स्पीड तो 90 किलोमीटर होती है। लेकिन क्या होता है कि वो कई बार क्या होता है कि शेर की जो चाल होती है, शेर की चाल 58 या 59 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और जबकि हिरण की जो चाल होती है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और वो बेचारी क्या करती है, वो बेचारी जैसे ही बार बार पीछे शेर की ओर मुड़कर देखती है, तो वो धीरे धीरे उसकी, वो जब शेर की ओर पीछे मुड़कर देखती है, तो उसकी जो चाल है वो क्या पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है। और निरंतर क्या होता है, वो जो शेर है, शेर उस पर झपट जाता है, आक्रमण कर लेता है और उसे अपना शिकार बना लेता है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें निरंतर अपनी स्पीड को बरकरार रखना है, हमें निरंतर अपना जुझारूपन जारी रखना है, हमें संघर्षशीलता अपने अंदर जारी रखनी है। ठीक है, हमें कुछ इवेंट से, कुछ घटनाओं से अपने अंदर की अपने आप को हार की कगार तक नहीं पहुंचाना है। हमें तो कहां तक पहुंचाना है, अपने जीवन का जो उद्देश्य है, जो एम है, वहां तक पहुंचना है। ठीक है, यही इस अध्याय से हमें सीख मिलती है, यही इस अध्याय का संदेश है। ये मैंने एक सामान्य एग्जाम्पल के माध्यम से आपको एक ये इसका स्पष्टीकरण कर दिया है। ठीक है, तो इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर देख लीजिएगा। अभ्यास के प्रश्न उत्तर देखिएगा। अभ्यास के प्रश्नों पर सर्वप्रथम है कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था, चाव से यानी कि इच्छा से, और बदलू को बदलू मामा ने कहकर बदलू काका क्यों कहता था। अब अच्छी प्रकार से हम इसका अध्ययन कर चुके हैं, तो इसका आंसर क्या बनेगा कि जो लेखक है अपने मामा के गांव बड़े ही चाव से इसलिए जाता था क्योंकि वह वहां उसे बदलू मनियार उसे बहुत ही अच्छा लगता था, और क्या था, वो लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था, और ये जो गोलियां होती थी, ये क्या होती थी, रंग बिरंगी गोलियां होते थे, रंग बिरंगी होते थे, और ये रंग बिरंगी गोलियां लेखक को खुश कर देते थे, ये लेखक को खुश कर देते थे। और इसीलिए जो लेखक है, लेखक बदलू को बदलू मामा ने कहकर क्या किस से नाम से संबोधित करता था, बदलू काका कहकर उसे संबोधित करता था, क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे बदलू काका कहकर ही पुकारा करते थे। तो लेखक भी उसे बदलू मामा ने कहकर बदलू काका, लेखक ने भी उसे बदलू काका कहना शुरू कर दिया। इसलिए लेखक भी बदलू को मामा ने कहकर क्या कहते थे, बार बार बदलू काका कहकर उसे पुकारा करते थे। ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, आगे है दूसरा, देखिए दूसरे पर पहुंचिए। वस्तु विनिमय पद्धति क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। वस्तु विनिमय, जब हम कल कठिन शब्दों का जान रहे थे तो उस समय भी मैंने आपको बताया था। वस्तु विनिमय पद्धति का अर्थ होता है कि किसी वस्तु को लेने के लिए कोई अन्य वस्तु उसे देना, यानी कि एक वस्तु देकर उसके बदले में कोई दूसरी वस्तु लेना, उसे वस्तु विनिमय पद्धति कहते हैं। और जब हम कोई चीज क्या करते हैं, खरीदने के लिए जाते हैं, तो बदले में हमें कई बार हमारे पास पैसे नहीं होते, तो हम क्या करते हैं, बदले में कोई वस्तु उसे देकर और मनचाही वस्तु खरीद लेते हैं। अब
अधिकतर आप गांव में या शहरों की गलियों में देखोगे, ये जो सामान बेचने के लिए आते हैं, वो क्या करते हैं, फटे पुराने वस्त्रों को ले लेते हैं कई बार, और फटे पुराने वस्त्रों के बदले में कोई मनचाही वस्तु, कोई भी हमें प्लास्टिक से, लोहे से या कोई अन्य जो वस्तु है, वो हमें वापस दे देते हैं। तो इसी ये जो आदान प्रदान का जो ये प्रक्रिया होती है, आदान प्रदान की चीजों के जो आदान प्रदान हम करते हैं एक दूसरे के साथ, इसे क्या बोलते हैं, इसे ही वस्तु विनिमय पद्धति बोलते हैं। और आजकल तो ये समाज और वातावरण पूरी तरह से बदल चुका है। अब ये जो वस्तु विनिमय पद्धति है, ये लगभग क्या हो चुकी है, ये लगभग समाप्ति की ओर आ चुकी है। अब वस्तु खरीदने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, पैसों की आवश्यकता पड़ती है। पहले क्या होता था, पहले के समय में, पहले के दौर में, अगर हमारे जो बुजुर्ग है, बुजुर्गों के दौर की बात करें, तो उस समय अगर हमें खेतों में काम कराना होता किसी से, अपने अड़ोसी पड़ोसी से, पहले वो हमारे साथ खेतों में काम करते मिलकर, फिर हम क्या करते, जब हमारा काम, हमारे खेत का काम कंप्लीट हो जाता, पूर्णतः समाप्त हो जाता, तो फिर हम क्या करते, हम उसके खेतों में काम करते थे। अगर कोई वस्तु है, कोई कनक है या फिर कोई भी वस्तु है, हम उसे कुछ समय के लिए ले लेते थे उधार के तौर पे, और उसके बदले में मान लीजिए हमने कनक उससे उधार के तौर में ली है, तो कनक के बदले हम उसे महीने 2 महीने या तुरंत ही कोई अन्य सामान उसे बदले में दे देते थे। लेकिन आजकल तो क्या करते हैं, तुरंत ही पैसा मांगते हैं। तो ये जो पद्धति है, मेरे विचार अनुसार ये जो पद्धति है, ये धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। ठीक है भाई। आगे है तीसरा, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया। व्यथा क्या बताया था, व्यथा का मतलब है पीड़ा, दुख। अब ये इस पंक्ति का अर्थ क्या है कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने समाज में जो लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है और जो बेकारी की समस्या बढ़ रही है, लेखक ने इसकी ओर संकेत किया है। क्योंकि जिस काम को 10 व्यक्ति अलग अलग तरीके से करते थे, अब अकेली मशीन सैकड़ों लोगों का काम खुद ही कर लेती है। ठीक है, इससे अन्य लोग क्या हो गए हैं, बेकार हो गए हैं, और यूं कहें कि उनके हाथ ही कट गए, लगभग उनके हाथ ही कट चुके हैं। अतः लेखक का कहना कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए, ये जो टोटल किसकी ओर संकेत करता है, जो लघु उद्योग हैं, छोटे छोटे जो कारखाने गांव में या आसपास जो लगे होते हैं, या ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे जो व्यवसाय हैं, वो छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले लोगों की असीम पीड़ा को लेखक ने इस पंक्ति के माध्यम से उजागर किया है। ठीक है भाई। आगे है चौथा प्रश्न देखिए, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सके। बदलू के मन में उसके रोजगार से संबंधित जो व्यथा थी, बदलू के मन में कैसी व्यथा छिपी हुई थी, वो उनके रोजगार से संबंधित व्यथा छिपी हुई थी। लेखक को इस चीज का डर था, कहीं उसका जो रोजगार है वो लगभग क्या हो जाए, वो कभी समाप्त ना हो जाए, और ये जो आसपास में जो ये कांच से बनी हुई चूड़ियां हैं, ये लोग खरीदना, इनकी ओर लोग ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। ये जो रंग बिरंगी चूड़ियां हैं बाजार में, जो जिनका बाजारूपन ज्यादा बढ़ गया है, इनको लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, जो महिलाएं हैं इनकी ओर ज्यादा आकर्षित हो रही हैं। इस डर से उसे यही व्यथा उसे बार बार प्रताड़ित कर रही थी, कहीं ये क्या न कर दे, ये उसके रोजगार को समाप्त न कर दे। और दूसरी जो व्यथा थी कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए, जिसका अर्थ यही था कि मशीनों के प्रचलन के कारण हजारों लोगों के जो व्यवसाय था और उनका जो रोजगार था, वो लगभग क्या हो चुका था, वो पूर्णतः समाप्त हो चुका था। यही उसके मन में, बदलू के मन में व्यथा थी, यही उसके मन में दुख था, पीड़ा थी। पांचवा देखिए अंतिम, मशीनी युग से बदलू के जीवन मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। मशीनी युग के आने से बदलू का जो जीवन था वो पूरी तरह से लगभग बदल गया था, और उसकी हालत बहुत ही दयनीय हो चुके थे, बिल्कुल ही कमजोर हो चुके थे, अत्यंत दयनीय हो चुके थे। इसके लिए हम 2 शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं बदलू के लिए, अत्यंत दयनीय यानी कि बिल्कुल ही वीकनेस की ओर हो चुके थे, बिल्कुल कमजोर हो चुके थे। और उसका जो मनियारी का काम था, मनियारी क्या होता है, मनियार कौन होता है, जो चूड़ियों को बेचने का काम करता है उसको मनियारी बोलते हैं, मनियार बोलते हैं।
ठीक है। और उसका जो मनिहारी का काम था वो लगभग क्या हो चुका था, बंद हो चुका था। और उसके हाथों की जो बनी हुई चूड़ियां थी, अब उसके हाथों से बनी हुई चूड़ियों को कोई भी नहीं खरीदता था, यानी कि उसकी चूड़ियों का बाजारोपन लगभग क्या हो चुका था, समाप्त हो चुका था। और जो महिलाएं थी वो किसकी ओर आकर्षित हो रही थी, वो रंग बिरंगे जो कांच की चूड़ियां थी उन्हें पहनना पसंद करते थे, ठीक है। लेकिन जब उसने एक बार उसने देखा कि गोरी गोरी कलाइयों में जो लाख की चूड़ियां थी, चूड़ियां देखकर बदलू का मन बड़ा ही खुश हुआ था, बड़ा एक तरह से उसका जो आत्मविश्वास था वो पुनः जाग चुका था, ठीक है। तो उसका जो शरीर है, अब तो उसका जो शरीर है वो उसका शरीर बिल्कुल कमजोर हो चुका था, डल चुका था, ठीक है। जिससे कि वो अच्छे से अपना जो रोजगार है वो रोजगार भी पूरी तरह से अच्छी प्रकार से नहीं चला पा रहे थे। और उसके हाथ और माथे पर जो नसें हैं, हाथ और माथे पर जो नसें हैं वो क्या हो चुकी थी, नसें उभर आ गई थी, उभर गई थी। जो नसें हैं वो क्या हो चुकी थी, उभर चुकी थी। नसें उभरने का मतलब क्या होता है, शरीर की जो नाड़ियां हैं, शरीर की जो नाड़ियां हैं वो नाड़ियां दिखाई देने शुरू हो गई थी। और इसके साथ साथ उसकी जो गायें हैं, उसकी गायें भी बिक चुकी थी, क्योंकि गाय को चारा वारा डालने के लिए उसके पास पैसा नहीं था, चारे को खरीदने के लिए उसके पास पैसा नहीं था, क्योंकि उसका जो काम धंधा था वो लगभग क्या हो चुका था, समाप्त हो चुका था, ठीक है। और इन सब का प्रमुख कारण उसका रोजगार न होना था, और जो उसकी गरीबी को लगातार निरंतर क्या कर रहा था, क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, ठीक है। ये सभी बातें आप इस क्वेश्चन के आंसर में लिखोगे, ठीक है। तो अब आप में से अगर किसी भी विद्यार्थी को इस अध्याय से संबंधित कोई समस्या है, किसी के मस्तिष्क में किसी प्रकार का कोई सवाल जवाब उजागर होता है तो आप पूछ सकते हो। यदि किसी भी विद्यार्थी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है, किसी शब्द का अर्थ जानना है तो पूछ सकते हो। पूछना है? नहीं पूछना? किसी भी विद्यार्थी को अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है, सवाल जवाब करना है तो पूछ सकते हो। चलिए, ऐसा है, ये पांचों के पांचों आप अपनी जो फेयर नोटबुक है उसमें अच्छी प्रकार से लिखोगे, ठीक है। एक रजिस्टर बना लेना जिसमें वसंत भी और भारत की खोज भी, उसमें दो भागों में उसे डिवाइड कर लेना और अच्छे से लिखना है। ये पांचों के पांचों के क्वेश्चन आंसर आप लिखना है, इसमें आपके पास इसके आंसर पहुंच जाएंगे, ठीक है। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।